नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से राजू सर के नाम से इस यूट्यूब चैनल के अंदर एमसीक्यू वीडियो की इस कड़ी के अंदर एक और नया एमसीक्यू हम लेकर आए हैं। एसएससी सीआरपीएफ व्यापम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू में कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जिनको सोल्व करने वाले हैं हम विद रैशनल है। तो आप लोगों से गुजारिश, फटाफट से लिंक को शेयर कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और मैक्सिमम लोगों तक इस चैनल और इस वीडियो को जो है रीच करवा दीजिए ताकि मैक्सिमम जो है पीपल अपन से कनेक्ट हो सके और एक इस बेहतरीन एमसीक्यू सेशन का फायदा उठा सके। तो फटाफट से चैनल को शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और मैक्सिमम लोगों को कनेक्ट कर दीजिए। एक बेहतरीन एमसीक्यू सेशन विद रैशनल है, हम इस एमसीक्यू सेशन को सॉल्व करने वाले हैं। आप लोगों ने बहुत अच्छा जो है रेस्पॉन्स किया और आप लोगों ने काफी इस चैनल को शेयर किया, इसके लिए आप लोगों का कोटि कोटि धन्यवाद। क्योंकि मैक्सिमम लोगों तक आपने अप्रोच कराएंगे तो हमारी ये जो मेहनत है ये साकार होएगी। हम जो ये एक अप्रोच कर रहे हैं कि मैक्सिमम लोगों तक इस तरीके का कंटेंट पहुंचाया जाए ताकि उनका एक बेहतरीन भविष्य जो है उसका निर्माण किया जा सके। तो आज के इस एमसीक्यू सेशन का सबसे पहला एमसीक्यू आपके सामने ये रहा। ए पेशेंट रिसीविंग ए राइट हिप प्रोस्थेसिस आफ्टर ए फॉल, एक मरीज है जिसको फॉल होने पे इंजरी हुई और राइट हिप का प्रोस्थेसिस वहां पे हम करवा रहे हैं। राइट हिप जो है उसमें प्रोस्थेटिक मटेरियल हम लगवा रहे हैं। इन द इमीडिएट पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड द नर्स शुड, इमीडिएट पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड के अंदर नर्स क्या करेंगे, है ना। राइट हिप का सर्जरी हुआ है, प्रोस्थेसिस लगा है, फॉल होने की वजह से प्रॉब्लम हुई थी। इमीडिएट पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड के अंदर क्या करना है? फर्स्ट है मेंटेन द लेग इन एन एडक्टेड पोजीशन, सेकंड है मेंटेन द लेग इन एन एबडक्टेड पोजीशन, थर्ड है मेंटेन द लेग इन ए न्यूट्रल पोजीशन और फोर्थ है मेंटेन द लेग विद द हिप फ्लेक्स ग्रेटर देन 90 डिग्रीज। चार ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं, क्या जवाब होना चाहिए? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। राइट हिप प्रोस्थेसिस ये सर्जरी हुई है और क्वेश्चन ने पूछा है कि इमीडिएट पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में आप क्या करेंगे, एडक्टेड, एबडक्टेड, न्यूट्रल या फ्लेक्स ग्रेटर देन 90 डिग्री। पे हमारे पास में चार ऑप्शन है, विच इज द करेक्ट वन? वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे। कुछ लोगों ने ठीक जवाब दिया है, बहुत बढ़िया। देखिएगा दो ऑपोजिट ऑप्शन है, मैंने हमेशा कहा था दो ऑपोजिट ऑप्शन में जवाब वहीं पे होता है। एक ऑप्शन में लिखा हुआ है एडक्टेड और एक ऑप्शन में लिखा है एबडक्टेड। एडक्टेड वर्ड का मतलब तो होता है ऐड करके रखना, है ना। दोनों जो लेग है उन लेग को ऐड करके रखना। जब भी आप लेग को ऐड करोगे तो जो हिप का जो प्रोस्थेसिस है वो बाहर की तरफ जाएगा तो अपनी जगह पे सेट नहीं होगा। और एबडक्टेड का मतलब होता है दूर रखना, मिड लाइन से दूर की तरफ ले जाना। और जब आप मिड लाइन से लेग को दूर की तरफ ले जाएंगे तो हिप अपनी जगह पे रहेगा। तो दो ऑपोजिट में जवाब क्या बनेगा? डेफिनेटली बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। मैक्सिमम पीपल आर राइट। एबडक्टेड पोजीशन के अंदर लेग को रखा जाता है, इसके लिए दोनों लेग के बीच में पिलो रखा जाता है इस सर्जरी के बाद में। जब लेग एबडक्टेड पोजीशन के अंदर रहेंगे तो हिप जो है अपनी जगह पे सही रहेगा, उसका डिसलोकेशन नहीं होगा। अगर आप एडक्टेड पोजीशन में रखोगे तो हिप का क्या हो जाएगा? डिसलोकेशन हो जाएगा। तो डिसलोकेशन को प्रिवेंट करने के लिए आपको लेग को किस पोजीशन में रखना है? एबडक्टेड पोजीशन के अंदर। सी आंसर जो है वो इनकरेक्ट है क्योंकि न्यूट्रल पोजीशन वहां पे यूज नहीं की जा सकती है ना। अगर इंटरनल फिक्सेशन होता तो ये पोजीशन ठीक रहती, लेकिन यहाँ पे इंटरनल फिक्सेशन का नहीं है, राइट हिप प्रोस्थेसिस किया है तो ये नहीं होगा। और डी इनकरेक्ट है क्योंकि हिप जो है उनको जो है हमेशा 90 डिग्री से ज्यादा, है ना, कभी भी फ्लेक्स नहीं करना होता है पहले 2 महीने तक एंड पहले 10 दिन तक तो बिल्कुल भी नहीं, है ना। तो यहाँ पे लिखा हुआ है हिप फ्लेक्स ग्रेटर देन 90 डिग्री, तो ये कभी भी नहीं करना होता है, तो ये अवॉइड करना है अपने को। तो ए सी और डी खोटे जवाब है, बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, मेंटेन द लेग इन एन एबडक्टेड पोजीशन। वेरी गुड, आगे लेके चलता हूं। 78-year-old patient has a history of osteoarthritis. Which sign and symptom would the nurse expect to find on physical assessment? 78 ईयर की एक लेडी है, उसको ओल्ड पेशेंट है, उसको ऑस्टियोआर्थराइटिस का हिस्ट्री है। कौन सा साइन एंड सिम्टम जो है वो नर्स एक्सपेक्ट कर रही है फिजिकल असेसमेंट में फाइंड आउट होंगे? फर्स्ट ऑप्शन है जॉइंट पेन, क्रिपिटस, हेबर्डन्स नोड। सेकंड ऑप्शन है हॉट इन्फ्लाम्ड जॉइंट्स, क्रिप्टस एंड जॉइंट पेन। थर्ड वन है टॉफी, एनलार्ज जॉइंट, बोचर्ड्स नोड। एंड लास्ट वन है स्वेलिंग, जॉइंट पेन, टेंडरनेस ऑन पाल्पेशन। मतलब
आप फिजिकल असेसमेंट कर रहे हो, क्या सिम्टम आप एक्सपेक्ट करते हो ऑस्टियोआर्थराइटिस के एक 70 ईयर ओल्ड में पेशेंट के अंदर? ऑस्टियोआर्थराइटिस के सिम्टम यहाँ पे पूछे हैं, फिजिकल असेसमेंट कर रहे हो, क्या सिम्टम वहां पे देखने को मिलेगा? फटाफट से अपना जवाब लिखिएगा। ऑस्टियोआर्थराइटिस 78 ईयर ओल्ड पेशेंट, विच इज द करेक्ट वन? वेरी गुड। कुछ लोगों ने ठीक जवाब लिखा है, कुछ लोगों का जवाब खोटा है। यहाँ पे देखिएगा, ऑस्टियोआर्थराइटिस के जब आप साइन एंड सिम्टम की तरफ जाते हैं तो जब जॉइंट की बीमारी है तो डेफिनेटली क्या होता है? जॉइंट पेन। तो ये जॉइंट पेन ऑप्शन में लिखा हुआ है, जॉइंट पेन बी ऑप्शन में भी है, जॉइंट पेन जो है डी ऑप्शन में भी है। जॉइंट पेन के अलावा ऑस्टियोआर्थराइटिस वाले मरीज में क्रिप्टस साउंड आते हैं, है ना, साउंड हर्ड होते हैं, और वहां पे हेबर्डन नोड्स देखने को मिलती है, बोचर्ड्स नोड भी देखने को मिलती है, एंड जॉइंट का एनलार्जमेंट देखने को मिलता है। तो जॉइंट पेन इसका साइन है, क्रिपिटस इसका साइन है, हेबर्डन नोड्स इसका साइन है, बोचर्ड्स नोड इसका साइन है, एनलार्ज जॉइंट इसका साइन है। लेकिन टॉफी इसमें नहीं बनता, गाउट में बनता है, इसलिए सी आंसर खोटा हो गया। ए ऑप्शन के तीनों जो साइन है वो इसमें देखने को मिलते हैं, इसलिए करेक्ट आंसर क्या बनेगा? ए बन गया, है ना। जॉइंट पेन जो है वो जब भी मरीज मूवमेंट करता है ना, मूवमेंट के साथ में ज्यादा होता है, और जब वो रेस्ट करता है तो ठीक हो जाता है। जैसे जैसे डिजीज प्रोग्रेस करती है, पेन जो होता है वो रेस्ट के समय भी होने लग जाता है ना। तो ये क्लासिकल साइन रहता है जॉइंट पेन। हेबर्डन नोड जो यहाँ पे लिखा हुआ है, हेबर्डन नोड जो है एक बोनी ग्रोथ होती है जो कि डिस्टल इंटरफेरेंजियल जॉइंट डी आई पी बोल सकते हैं अपन, डिस्टल इंटरफेरेंजियल जॉइंट, है ना। तो DIPJ डिस्टल इंटरफेरेंजियल जॉइंट जो है उसके ऊपर बोन का एनलार्जमेंट और ग्रोथ होना हेबर्डन नोड के नाम से जाना जाता है। बोचर्ड्स नोड जो लिखा हुआ है, बोचर्ड्स नोड्स, ये PIP जो होता है ना, प्रोक्सिमल इंटरफेरेंजियल जॉइंट, PIP जॉइंट जो होता है उसकी एनलार्जमेंट होता है, ग्रोथ होता है, वहां पे नोड्स बन जाना, ये कहलाता है बोचर्ड्स। तो PIP प्रोक्सिमल इंटरफेरेंजियल जॉइंट जो है उसमें तो बोचर्ड्स होते हैं, और डिस्टल इंटरफेरेंजियल जॉइंट जो होता है उसका हेबर्डन होते हैं। और जॉइंट का एनलार्जमेंट जरूर देखने को मिलेगा इस बीमारी के अंदर। तो ये करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा फिर? ए, जो कि कुछ लोगों ने ठीक से जवाब दिया है, ए आंसर करेक्ट है। जॉइंट हॉट हो जाते हैं, ये थोड़ा रेयर है ना, जॉइंट हॉट हो जाता है ये रेयर है, इसलिए खोटा जवाब है। इसके अलावा ऑन पाल्पेशन जो है टेंडरनेस, स्वेलिंग और जॉइंट का पेन जो है वो ज्यादातर स्प्रेन इंजरी में होता है। स्वेलिंग, जॉइंट पेन और टेंडरनेस ऑन पाल्पेशन जो है जब स्प्रेन होती जाती है, मोच आ जाती है, उस स्प्रेन इंजरी के अंदर ये साइन देखने को मिलते हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या बनेगा? ए, जॉइंट पेन, क्रिप्टस, हेबर्डन नोट। इसके अलावा बोचर्स नोट और एनलार्ज जॉइंट, ये सारे के सारे किसके साइन है? ऑस्टियोआर्थराइटिस के। वेरी गुड, बहुत अच्छे। आगे लेके चलता हूं। Which of the following is most important to prevent the progress of disease in the thromboangiitis obliterans? बर्गर डिजीज का जिक्र हम करते हैं। थ्रोम्बोएंजाइटिस ओब्लिटेरांस इसी बीमारी का दूसरा नाम है। क्वेश्चन ने पूछा कौन सा इंपॉर्टेंट तरीका है प्रोग्रेस, बीमारी की प्रोग्रेस को प्रिवेंट करने का? कौन सी तरीका? पहला है कंट्रोलिंग ब्लड प्रेशर, सेकंड ऑप्शन है कंट्रोलिंग डायबिटीज, थर्ड है वेट रिडक्शन, और फोर्थ वन है स्मोकिंग। वेरी गुड, बहुत ही अच्छे। मैक्सिमम पीपल बिल्कुल करेक्ट जवाब की तरफ जा रहे हैं, बहुत बढ़िया। इट्स डी, दैट इज स्मोकिंग। स्मोकिंग सीजेशन अगर हम कर दे, है ना, जो मरीज को बर्गर डिजीज है उसमें हमें स्मोकिंग का सीजेशन करना पड़ेगा, जिससे बीमारी जो है उसका प्रोग्रेस जो है वो स्लो हो जाता है, उसकी सीवियरिटी डिक्रीज हो जाती है, और ऐसे मरीज जिनको बर्गर डिजीज होते हैं उसमें आगे एम्पुटेशन की समस्या पैदा होने की संभावना होती है, तो एम्पुटेशन की समस्या जो है वो मिनिमाइज हो जाती है। तो डिजीज का प्रोग्रेस, सीवियरिटी कम करना और एम्पुटेशन से अगर आपको प्रिवेंट करना है मरीज को, प्रोग्रेस को हाइड करना है, तो स्मोकिंग का तुरंत सीजेशन करना पड़ेगा। ये एकमात्र तरीका है इस बीमारी की प्रोग्रेस को रोकने का। तो डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ब्लड प्रेशर कंट्रोल करके, डायबिटीज कंट्रोल करना और वेट रिडक्शन के कंट्रोल करने से ये बीमारी का प्रोग्रेस प्रिवेंट नहीं किया जा सकता है। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा? डी, दैट इज स्मोकिंग सीजेशन। वेरी गुड, बहुत अच्छे। बर्गर डिजीज, थ्रोम्बोएंजाइटिस ओब्लिटरांस, क्रोनिक स्मोकर मरीजों में पेरिफेरल आर्टीरियल ओक्लूसिव डिजीज की तरह ये बीमारी देखने को मिलती है। ब्लड की सप्लाई में प्रॉब्लम होती है, वार्म हैंड देखने को मिलते हैं, क्रोनिक स्मोकर में ये प्रॉब्लम होती है। The nurse is caring for an elderly female patient who has osteoporosis. When teaching her, the nurse should include information about which major complication?
मरीज जो है उसको बीमारी है ऑस्टियोपोरोसिस, टीचिंग हर द नर्स शुड इंक्लूड इंफॉर्मेशन अबाउट विच मेजर कॉम्प्लिकेशन पूछा है ऑस्टियोपोरोसिस का। तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है बोन फ्रैक्चर, दूसरा है लॉस ऑफ एस्ट्रोजन, तीसरा है नेगेटिव कैल्शियम बैलेंस और चौथा है स्कोलियोसिस। मरीज जो है उसको फीमेल है, ऑस्टियोपोरोसिस हो रखा है, उसको केयर दे रहे हैं, क्या चीज इंफॉर्मेशन में इंक्लूड करेंगे मेजर कॉम्प्लिकेशन के बारे में, क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है इस बीमारी का। फर्स्ट ऑप्शन है बोन फ्रैक्चर, सेकंड ऑप्शन है यहाँ पे आपका लॉस ऑफ एस्ट्रोजन, थर्ड है नेगेटिव कैल्शियम बैलेंस और फोर्थ वन है स्कोलियोसिस। विच इज द करेक्ट वन? फटाफट से जवाब लिखिएगा। बहुत अच्छे। मेजर कॉम्प्लिकेशन पूछा है साहब, ढंग से आंसर दीजिए। क्या पूछा है? मेजर कॉम्प्लिकेशन। कौन सा मेजर कॉम्प्लिकेशन है? बहुत अच्छे। सबसे मेजर कॉम्प्लिकेशन ऑस्टियोपोरोसिस जिसमें पोरस फॉर्म हो जाते हैं, मिनरलाइजेशन गड़बड़ हो जाता है, बोन जो है वो फ्रेजाइल हो जाती है। पोरस मतलब छिद्र बन जाना, हड्डियों के अंदर छिद्र बन जाते हैं, बोन जो होती है वो फ्रेजाइल हो जाती है। उस फ्रेजाइल बोन में सबसे ज्यादा संभावना होती है फ्रैक्चर की। सबसे मेजर कॉम्प्लिकेशन फ्रेजाइल बोन का क्या रहता है? फ्रैक्चर। ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। फ्रैक्चर एक मेजर कॉम्प्लिकेशन है ऑस्टियोपोरोसिस का, जिसका रीजन है लॉस ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फेट। बोन में से पोरस क्यों बन जाते हैं? क्योंकि कैल्शियम और फॉस्फेट जो है वो बोन में से क्या हो जाते हैं? लॉस हो जाते हैं, और बोन कैसी हो जाती है? फ्रेजाइल हो जाती है, उसकी वजह से फ्रैक्चर होते हैं। बी ऑप्शन इनकरेक्ट है। एस्ट्रोजन की डेफिशिएंसी से मीनोपोज होता है, ऑस्टियोपोरोसिस होता ही नहीं है। लॉस ऑफ एस्ट्रोजन जो है वो क्या करता है? मीनोपोज करता है। मीनोपोज इज द सीजेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो ये मीनोपोज का कारण बनता है। सी ऑप्शन यहाँ पे खोटा जवाब है। कैल्शियम एंड विटामिन डी सप्लीमेंट जो है वो यूज करते हैं बोन में नॉर्मल मेटाबॉलिज्म के लिए, ये मेटाबॉलिज्म को सपोर्ट करेंगे, लेकिन एक नेगेटिव कैल्शियम बैलेंस जो है वो कभी भी कॉम्प्लिकेशन को अकर नहीं करने देता। तो नेगेटिव कैल्शियम बैलेंस खोटा जवाब है। और स्कोलियोसिस जो है वो इनकरेक्ट है, क्योंकि स्कोलियोसिस जो है उसके कोज अननोन रहते हैं, है ना। ये ऑस्टियोपोरोसिस का कॉम्प्लिकेशन नहीं होता है, अननोन कोज की वजह से होती है, बोनी डिफॉर्मिटी है स्कोलियोसिस। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या बनेगा? ए, बोन फ्रैक्चर इज द मेजर कॉम्प्लिकेशन ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस। ए इज द करेक्ट वन। डी खोटा है साहब, डी खोटा है, बिल्कुल, वेरी गुड, बहुत अच्छे। आगे लेके चलता हूं। क्वेश्चन, एक पेशेंट है जिसको सेंगस्टेकन ब्लैकमोरे ट्यूब लगी हुई है और सडनली मरीज को जो है वो दिक्कत हो रही है सांस लेने में, वो एक्सपीरियंसिंग कर रहा है डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। ट्यूब है सेंगस्टेकन ब्लैकमोरे ट्यूब और सडनली उसको सांस में दिक्कत होने लग गई। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन शुड द नर्स टेक फर्स्ट? सबसे पहला एक्शन आपका क्या रहेगा? कौन सा एक्शन सबसे पहले लेंगे एज ए नर्स? सेंगस्टेकन ब्लैकमोरे ट्यूब है, सडनली मरीज को डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग हो रही है, सबसे पहला एक्शन ऑप्शन है ऑक्सीजन लगाएंगे नेजल कैनुला से, हेडो बेड को एलिवेट करेंगे, कट करके रिमूव कर देंगे ट्यूब को, और लिसन टू द क्लाइंट्स लंग, उसके लंग साउंड को हर्ड करेंगे। सेंगस्टेकन ब्लैकमोरे ट्यूब लगी हुई है और मरीज को सांस में दिक्कत होने लग गई, है ना। दो तरह की ट्यूब होती है जो इसोफेजियल और गैस्ट्रोइसोफेजियल ट्यूब के नाम से जानी जाती है। एक मिनरसोटा और दूसरी सेंगस्टेकन ब्लैकमोरे ट्यूब। ये ट्यूब मरीज को लगी हुई है और सडन उसको ब्रीदिंग डिफिकल्टी होती है। सबसे पहला एक्शन क्या रहता है? ये ट्यूब जो होती है वो इसोफेजियल वेरिसेज के अंदर काम में लेते हैं। जो भी मरीज लिवर सिरोसिस के होते हैं उनमें इसोफेजियल वेरिसेज होता है और उसमें ब्लीडिंग के पॉइंट को रोकने के लिए, कंप्रेस करने के लिए ये काम में लिया जाता है। इसमें एक इसोफेजियल बैलून होता है, एक गैस्ट्रिक बैलून वहां देखने को मिलता है और उनके कंप्रेशन होता है। जब इसोफेजियल बैलून जो है वो इन्फ्लाम्ड रहता है तो मरीज को कभी कभी सांस में दिक्कत होने लग जाता है। जैसे ही मरीज को सांस में दिक्कत होता है, वेरी गुड, कुछ लोगों ने ठीक जवाब दिया है सी, हम ट्यूब को तुरंत कट कर देते हैं। एक कैंची रखते हैं धारदार बेड साइड पे और तुरंत ट्यूब को क्या करो? कट करके रिमूव कर दो। जैसे ही रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी हो, सबसे पहला एक्शन है कट द ट्यूब विद सीजर एंड रिमूव इट। ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन करना पहली प्रायोरिटी नहीं है, हेडो बेड एलिवेशन नहीं है और लंग साउंड सुनना नहीं है। यहाँ पे सबसे पहला एक्शन, रीजन होता है बैलून की वजह से सांस का रास्ता ऑब्स्ट्रक्टेड हो गया है, तो तुरंत बैलून को डिफ्लेट करने के लिए सीजर से कट कर दो और ट्यूब को क्या कर दो? रिमूव। तो डेफिनेटली करेक्ट आंसर क्या रहेगा? सी, कट द ट्यूब एंड रिमूव द ट्यूब। वेरी गुड, बहुत अच्छे, एक्सीलेंट। आगे लेके चलता हूं। क्वेश्चन है कंजर्वेशन ट्रीटमेंट ऑफ ए हर्निएटेड न्यूक्लियस पल्पोसिस वुड इंक्लूड विच मीजर्स? है ना। सवाल ने क्या पूछा है कि एक मरीज है जिसमें
कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट पूछा है, हर्निएटेड न्यूक्लियस पल्पोजस वुड इंक्लूड विच मेजर? हर्निएशन हुआ है, न्यूक्लिएटेड पल्पोजस इज द पार्ट ऑफ वर्टिब्री, उसका हर्निएशन हुआ है, कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट पूछा है आपको, क्या मेजर काम में लेंगे? फर्स्ट ऑप्शन है सर्जरी, सेकंड ऑप्शन है स्पाइनल फ्यूजन, थर्ड है बेड रेस्ट, पेन मेडिकेशन एंड फिजियोथेरेपी, लास्ट है स्ट्रेंगुअस एक्सरसाइज, पेन मेडिकेशन एंड फिजियोथेरेपी। फटाफट से जवाब लिखिएगा, फोकस करिएगा। वर्ड है कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट दो तरीके के होते हैं, एक कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट होता है और दूसरा कौन सा होता है? एग्रेसिव। कौन सा होता है? एग्रेसिव। एक होता है कंजर्वेटिव, एक होता है एग्रेसिव। एग्रेसिव का मतलब तो हाथों हाथ मतलब ऐसा इलाज करो कि जड़ से जड़ ही खत्म हो जाए, होता है ना, जड़ से काटो। एग्रेसिव वो ट्रीटमेंट होता है जिसमें हम मतलब एग्रेसिव होते हैं, मतलब हम एकदम उत्साहित होते हैं और तुरंत फटाफट से कर देते हैं, उसको एग्रेसिव ट्रीटमेंट कहते हैं। तो यहाँ पे एग्रेसिव वाला काम क्या रहेगा? एग्रेसिव वाला काम है यहाँ पे सर्जरी कर दो या स्पाइनल फ्यूजन कर दो, है ना। जो सर्जरी है ए ऑप्शन में जो लिखा हुआ है, बी ऑप्शन में जो स्पाइनल फ्यूजन है, ये दोनों तो एग्रेसिव टाइप के ट्रीटमेंट है, ये कंजर्वेटिव हो ही नहीं सकती। एग्रेसिव मतलब हाथों हाथ कुछ ना कुछ इंतजाम करके वो जो हर्निएटेड न्यूक्लियस है उसको हटा दो और तुरंत सिम्टम ठीक हो जाएंगे, ये एग्रेसिव ट्रीटमेंट है। तो हमें यहाँ पे एग्रेसिव नहीं पूछा है, हमें तो क्या पूछा है? कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट पूछा है। तो कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट जो है वो यहाँ पे क्या रहेगा कि जो भी मरीज जिसको स्पाइन की प्रॉब्लम होती है, सबसे पहले उसको कहते हैं आप कंप्लीट बेड रेस्ट लो, ये दर्द की दवाई लो और थोड़ी बहुत कसरतें हैं जो तुम्हें करनी है, यही तो ट्रीटमेंट बताया जाता। तो यहाँ पे डेफिनेटली करेक्ट आंसर क्या रहेगा? सी। कुछ लोगों ने बहुत अच्छे से जवाब दिया, वेरी गुड, कि बेड रेस्ट करो, दर्द की दवाई खाओ और फिजियोथेरेपी करो, ये कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट है ना। और टाइम के साथ में धीरे धीरे तुम्हारा दर्द ठीक हो जाएगा। स्ट्रेनस एक्सरसाइज अगर करेंगे तो दर्द बढ़ जाता है, इसलिए ये करने की जरूरत नहीं है। हाँ, दर्द की दवाई और फिजियोथेरेपी तो ठीक है, पर स्ट्रेनस एक्सरसाइज नहीं करना है आपको, बेड रेस्ट करना है। एक्सरसाइज से दर्द एलिवेटेड होता है, बेड रेस्ट से दर्द में रिलीव आएगा, तो हमें एक्सरसाइज नहीं करवाना, हमें तो बेड रेस्ट कराना। इसलिए करेक्ट आंसर क्या रहेगा? सी। ए, बी और डी यहाँ पे खोटे जवाब है। समझ पा रहे हो बात को? कुछ कुछ आपके कुछ कंसेप्ट बन रहे कि नहीं बन रहे हैं? होप सो कुछ कंसेप्ट बन रहे होंगे और हमारी जो ये मेहनत है वो कहीं ना कहीं साकार होने जैसी दिख रही है। अगर आपको वास्तव में ऐसा लग रहा है तो अप्रोच करवाइए मैक्सिमम लोगों तक, अपने स्टेटस पे डालिए, यूट्यूब चैनल के लिंक को अपने ग्रुप्स में शेयर करिए और उन सब लोगों तक पहुंचाइए जिनको इस तरीके के कंसेप्ट की जरूरत है। और ये मदद आपके द्वारा की हुई हर इंसान के लिए एक मतलब इनडायरेक्ट मदद होगी, वो जिंदगी भर आपके लिए आभार प्रकट करेगा। तो प्लीज लोगों की मदद करना सीखिए और किसी के चेहरे की मुस्कान का कारण बनिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो फटाफट से लिंक को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए लोगों को बोलिए ताकि उन तक भी ये सारा मटेरियल पहुंच सके। वेरी गुड, आगे लेके चलता हूं, बहुत शानदार, बहुत ही बढ़िया। क्वेश्चन है साहब, विच अमंग द फॉलोइंग इज एन इंडिकेशन ऑफ पोर्टल हाइपरटेंशन? बहुत बढ़िया, इंडिकेशन पूछा है आपको और किसका इंडिकेशन पूछा है? पोर्टल हाइपरटेंशन। पोर्टल सर्कुलेशन, जो भी एब्डोमिनल ऑर्गन है उनका ब्लड लीवर को जाता है पोर्टल वेन के थ्रू, इसको बोलते हैं पोर्टल सर्कुलेशन। और पोर्टल वेन से, पोर्टल लीवर से निकलती है पोर्टल आर्टरी, पोर्टल वेन जो इंफीरियर वेना केवा के अंदर ब्लड डालती है। तो ये जो सर्कुलेशन था वो पोर्टल सर्कुलेशन था। अब उस पोर्टल वेन के अंदर प्रेशर ज्यादा हो गया, उसको पोर्टल हाइपरटेंशन कहते हैं। पोर्टल हाइपरटेंशन के इंडिकेशन आपको यहां पे पूछे कि क्या इंडिकेशन होने चाहिए पोर्टल हाइपरटेंशन के। ऑप्शन दिया हुआ है एस्टेरिक्सिस, हेमेटेमेसिस, एलिवेटेड ब्लड प्रेशर और कंफ्यूजन, चार ऑप्शन दिए हुए हैं। पोर्टल हाइपरटेंशन का इंडिकेशन पूछा है, कौन सा इंडिकेशन आपको बताता है कि मरीज को पोर्टल हाइपरटेंशन हो गया? पोर्टल हाइपरटेंशन, क्या डेफिनेशन होती है पोर्टल हाइपरटेंशन की? एलिवेशन हो जाता है हिपेटिक वीनस प्रेशर, हिपेटिक वेन है पोर्टल वेन, और उसका प्रेशर जो है वो ज्यादा हो जाता है। और कितने से ज्यादा हो जाए? 5 mm ऑफ एच से ना, नॉर्मल 5 तक होना चाहिए, 5 से ज्यादा हो जाए उसको हम क्या काउंट करते हैं? पोर्टल हाइपरटेंशन। और अगर किसी इंडिविजुअल को पोर्टल हाइपरटेंशन हो गया तो पोर्टल हाइपरटेंशन जो है उसके होने की वजह से, है ना, उसके होने की वजह से जो है वहां पे मरीज को इसोफेजियल और गैस्ट्रिक वेरिसेज होने की संभावना होती है, उसके ऊपर मरीज उसकी रिस्क पे होता है ना। जब भी पोर्टल वेन का प्रेशर बढ़ेगा तो इसोफेजियल एंड गैस्ट्रिक वेरिसेज बनेंगे, गैस्ट्रिक वेरिसेज। और जब इसोफेजियल और गैस्ट्रिक वेरिसेज बनेंगे तो उन वेरिसेज की वजह से वहां पे ब्लीडिंग होगा और वो ब्लड किस में देखने को मिलेगा? वोमिटस के अंदर। बहुत बढ़िया, बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, हीमेटेमेसिस देखने को मिलेगा, दैट इज वोमिट इन ब्लड, है ना, या ब्लड इन वोमिट ऐसे बोल सकते हैं, ब्लड इन वोमिट।
वॉमिट के अंदर ब्लड की प्रेजेंस होना इंडिकेट करता है पोर्टल हाइपरटेंशन को। तो बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। हीमेटेमेसिस देखने को मिलेगा। ब्लड प्रेशर सिस्टमिक एलिवेटेड नहीं होता, पोर्टल वेन के अंदर प्रेशर बढ़ेगा। कंफ्यूजन और एस्टेरेक्सिस जो है हिपेटिक एनकेफेलोपैथी होगी तब यहाँ देखने को मिलेगा। ये लेट कॉम्प्लिकेशन होते हैं जो है लिवर सिरोसिस के। एस्टेरेक्सिस के अंदर जो हैंड है वो फ्लैपी मूवमेंट करते हैं, और कंफ्यूजन जो होता है वो मेंटल डिसओरिएंटेशन का इंडिकेशन है। ये हिपेटिक एनकेफेलोपैथी के साइन है जो लेटर ऑन होते हैं। इनिशियली तो यहाँ पे क्या होगा, हेमरेज होगा, और ये लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है हेमरेज, जिसमें हीमेटेमेसिस देखने को मिलता है। अगर वो वॉमिट आए और अगर वो ब्लड आगे चला जाए तो मेलेना देखने को मिलेगा, जिसमें स्टूल है उसके साथ में ब्लड की प्रेजेंस होगी, उसको हम क्या बोलते हैं, मेलेना। तो ये दो कॉम्प्लिकेशन जो है वो पोर्टल हाइपरटेंशन की वजह से ये दो चीजें होएगी, और इनके होने ये चीजें इंडिकेट करती है कि मरीज को पोर्टल हाइपरटेंशन हुआ है। वेरी गुड, बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बहुत ही शानदार। क्वेश्चन है, विच एरिया शुड बी इंक्लूड इन ए न्यूरोवेस्कुलर असेसमेंट। सवाल ने क्या पूछा है, कौन से एरिया इंक्लूडेड है न्यूरोवेस्कुलर असेसमेंट में। विच एरिया इंक्लूडेड इन ए न्यूरोवेस्कुलर असेसमेंट। न्यूरॉन और वेसल का असेसमेंट वाले एरिया कौन से हैं, कहां से आप असेस करोगे न्यूरोवेस्कुलर असेसमेंट को। ओरिएंटेशन, मूवमेंट, पल्सेज एंड वार्मथ, कैपिलरी रिफिल टाइम, मूवमेंट, पल्सेज एंड वार्मथ, ओरिएंटेशन, प्यूपिलरी रेस्पॉन्स, टेम्परेचर एंड पल्सेज, रेस्पिरेटरी पैटर्न, ओरिएंटेशन, पल्सेज एंड टेम्परेचर। आपको क्या पूछा है, न्यूरोवेस्कुलर असेसमेंट कैसे किया जाता है। न्यूरोवेस्कुलर मतलब नर्व सप्लाई भी सही है और वेस्कुलर सप्लाई भी सही है, ये कैसे किया जाएगा। देखो, ओरिएंटेशन वर्ड जो है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से संबंधित है ना, वो सीएनएस के अंदर साइन आते हैं। मतलब ओरिएंटेशन जो है वो बेसिकली न्यूरोवेस्कुलर एग्जामिनेशन का हिस्सा नहीं है, वो आपका ब्रेन से ही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, टाइम प्लेस पर्सन के प्रति आदमी ओरिएंट है कि नहीं, वो उससे संबंधित है। रेस्पिरेटरी पैटर्न जो होता है वो सांस से संबंधित है, इसका संबंध भी इससे नहीं है। तो ए, सी और डी तो बन ही नहीं सकते सवाल, इसमें भी ओरिएंटेशन दिया हुआ है डी के अंदर जो कि सही नहीं है। पिपुलरी रेस्पॉन्स भी ब्रेन के बारे में बताता है जो कि सही नहीं है, तो ये जवाब नहीं बन सकते। तो डेफिनेटली करेक्ट आंसर क्या बनेगा, बी बिल्कुल। कैपिलरी रिफिल टाइम चेक करेंगे जिससे हमें पता चलेगा वेस्कुलर सप्लाई सही हो रही कि नहीं हो रही है। मूवमेंट अंगुलियों का अगर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये मोटर का पता लगाएगा। पल्स प्रेजेंट है कि नहीं है, ब्लड सप्लाई हो रही कि नहीं हो रही है। वार्मथ है कि नहीं है, ये सप्लाई को इंडिकेट करेगा। तो न्यूरोवेस्कुलर असेसमेंट में कैपिलरी रिफिल टाइम देखते हैं, मूवमेंट देखते हैं, पल्स चेक की जाती है, वार्मथ देखते हैं गर्म है कि नहीं है। तो ये चीजें हमें न्यूरोवेस्कुलर असेसमेंट के अंदर क्या करेगी, मदद करेगी। कैपिलरी रिफिल टाइम, मूवमेंट, पल्स एंड वार्मथ, है ना, जिसमें नर्व और ब्लड सप्लाई वाले एरिया होते हैं न्यूरोवेस्कुलर असेसमेंट में, और नर्व और ब्लड सप्लाई का पता इन पॉइंट से हम लगा सकते हैं, ये एरिया हमें मदद करेंगे। तो डेफिनेटली करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या बन जाएगा, बी। वेरी गुड, बहुत अच्छे। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंसिडर्ड साइन एंड सिम्टम ऑफ फ्रैक्चर। सवाल आपको पूछा है कि फ्रैक्चर के साइन एंड सिम्टम बताओ, कौन से साइन एंड सिम्टम जो है वो फ्रैक्चर के साइन एंड सिम्टम है। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आपको दिया हुआ है, टिंगलिंग, कूलनेस एंड लॉस ऑफ पल्सेज। सेकंड ऑप्शन आपको यहां पे दिया हुआ है, लॉस ऑफ सेंसेशन, रेडनेस एंड कूलनेस। थर्ड वन है कूलनेस, रेडनेस एंड ए न्यू पेन साइट। और लास्ट ऑप्शन है डिसकलरेशन, डिफॉर्मिटी एंड पेन एट द साइट ऑफ इंजुरी। फ्रैक्चर का साइन एंड सिम्टम आपको यहां पे पूछा है, कौन सा साइन एंड सिम्टम जो है वो फ्रैक्चर के बारे में बताता है। टिंगलिंग, कूलनेस एंड लॉस ऑफ पल्स, loss of sensation, redness and coolness, redness and a new pain site, discoloration, deformity and pain at the site of injury। फटाफट से जवाब लिखिएगा। वेरी गुड, वेरी गुड। देखिएगा यहां पे साइन एंड सिम्टम पूछे किसके गए हैं, फ्रैक्चर के। किसके पूछे हैं, फ्रैक्चर के। अब अगर आप टिंगलिंग चेक कर रहे हो, टिंगलिंग सेंसेशन जो होता है या लॉस ऑफ सेंसेशन जो होता है, या कूलनेस की भी मैं अगर बात करूं, टिंगलिंग सेंसेशन की बात करो, लॉस ऑफ सेंसेशन की बात करो या कूलनेस की बात करो, तो ये आपको वेस्कुलर प्रॉब्लम के बारे में बताएगा, न्यूरोवेस्कुलर प्रॉब्लम के बारे में बताएगा, है ना। टिंगलिंग सेंसेशन, लॉस ऑफ सेंसेशन न्यूरॉन की प्रॉब्लम है, कूलनेस वेस्कुलर प्रॉब्लम है। तो ए भी नहीं बन सकता, बी भी नहीं बन सकता और सी भी नहीं बन सकता, क्योंकि ये मतलब टिंगलिंग, लॉस ऑफ सेंसेशन या कूलनेस जो होता है वो न्यूरोवेस्कुलर के बारे में, जबकि हमें तो फ्रैक्चर के साइन पूछे, फ्रैक्चर के, न्यूरोवेस्कुलर नहीं, फ्रैक्चर। तो ए, बी और सी जिन्होंने भी जवाब दिए खोटे जवाब है साहब, डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। फ्रैक्चर के जो साइन होते हैं
उसमें जहां पे फ्रैक्चर हुआ है उस जगह पे एक तो क्या देखने को मिलेगा, डिसकलरेशन देखने को मिलेगा, उस जगह पे डिफॉर्मिटी हो जाएगी, मतलब बोन की रेगुलरिटी ब्रेकडाउन हो गई, और वो जो साइट होती है वहां पे सीवियर पेन देखने को मिलेगा इंजुरी वाली साइड पे। तो अगर डिसकलरेशन हो रहा है, डिफॉर्मिटी देखने को मिल रही है और इंजुरी की साइड पे पेन अगर हो रहा है, तो ये किसके साइन है, फ्रैक्चर के साइन है। डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, डिसकलरेशन, डिफॉर्मिटी एंड पेन एट द साइट ऑफ इंजुरी। वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत ही शानदार। क्वेश्चन है, व्हाट डायग्नोस्टिक टेस्ट वुड बी यूज्ड टू इवेलुएट द प्रेजेंस ऑफ रेब्डोमायोलाइसिस। रेब्डोमायोलाइसिस जो है, सवाल ने पूछा है रेब्डोमायोलाइसिस का इवेलुएट करने का डायग्नोस्टिक टेस्ट कौन सा है। रेब्डोमायोलाइसिस, ग्लाइकोसाइलेट हीमोग्लोबिन, मतलब हीमोग्लोबिन A1C डायबिटीज मेलाइटस के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है, डायबिटीज मेलाइटस के लिए। 3 महीने की एवरेज शुगर का पता लगाता है HbA1c, तो ये तो हो नहीं सकता। सीरम ट्रोपोनिन, ट्रोप आई और ट्रोप टी मायोकार्डियल इंफार्क्शन के अंदर किया जाता है, इसका संबंध रेब्डोमायोलाइसिस से नहीं है, ये मायोकार्डियल इंफार्क्शन के लिए। ए हीमोग्लोबिन A1C डायबिटीज मेलाइटस के लिए, सीरम ट्रोपोनिन मायोकार्डियल इंफार्क्शन के लिए, सीरम मायोग्लोबिन और बोन बायोप्सी। दो ऑप्शन आपके लिए बचे हुए हैं, ए और बी तो खोटे हो गए, हीमोग्लोबिन A1C डायबिटीज के लिए, सीरम ट्रोपोनिन MI के लिए। अब दो ऑप्शन बचे हुए हैं, सीरम मायोग्लोबिन और बोन बायोप्सी, विच इज द करेक्ट वन। वेरी गुड, सीरम मायोग्लोबिन चेक कर दो या यूरिन मायोग्लोबिन चेक कर दो, अगर यूरिन में या ब्लड में कहीं भी मायोग्लोबिन प्रेजेंट है तो ये रेब्डोमायोलाइसिस को इंडिकेट करता है। मायोग्लोबिन बनता ही मायोलाइसिस की वजह से, तो अगर ये प्रेजेंट है तो ये रेब्डोमायोलाइसिस के इंडिकेटर है, सीरम मायोग्लोबिन। तो सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, मायोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन A1C मैंने पहले ही कह दिया कि ये जो है डायबिटीज के बारे में बताएगा, और अगर किसी मरीज में ट्रोपोनिन तो MI हुआ है, उसको कोरोनरी आर्टेरियल डिजीज हुई है। और लास्ट ऑप्शन जो बोन बायोप्सी है वो यूज की जाती है फॉर द डायग्नोसिस ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस, है ना। बोन बायोप्सी ज्यादातर ऑस्टियोपोरोसिस के डायग्नोसिस के पॉइंट ऑफ व्यू में काम में लेते हैं, रेब्डोमायोलाइसिस का संबंध इससे नहीं है। तो ए, बी और डी खोटे जवाब है, सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, सीरम मायोग्लोबिन। वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत ही शानदार। आगे लेके चलता हूं। क्वेश्चन है, व्हाट कॉम्प्लिकेशन शुड द नर्स बी अलर्ट फॉर ए डायबिटिक पेशेंट हु हैज बीन प्लेस्ड इन स्केलेटल ट्रैक्शन आफ्टर ए मोटर व्हीकल कोलिशन। क्वेश्चन क्या पूछा है, क्या कॉम्प्लिकेशन आप जो है सस्पेक्ट करते हैं, अलर्ट करेंगे एक डायबिटीज पेशेंट को जो कि स्केलेटल ट्रैक्शन पे जिसको रखा है मोटर व्हीकल कोलिशन के बाद में, मतलब मोटर व्हीकल एक्सीडेंट के बाद में, क्या चीज होने की उसमें संभावना है। ऑस्टियोआर्थराइटिस, ऑस्टियोमाइलाइसिस, ऑस्टियोपोरोसिस और ऑस्टियोसार्कोमा, विच इज द करेक्ट वन। किस रिस्क के ऊपर है मरीज, क्या रिस्क होने की संभावना है। वेरी गुड, है ना। जब भी हम स्केलेटल ट्रैक्शन के ऊपर किसी मरीज को रखते हैं, याद रखिएगा स्केलेटल ट्रैक्शन, एक होता है स्किन ट्रैक्शन, एक होता है स्केलेटल ट्रैक्शन। तो स्केलेटल ट्रैक्शन में पिन लगती है, पिन, और जो पिन होती है वो पिन जो होती है जो स्केलेटल ट्रैक्शन में हम लगाते हैं, उस पिन की वजह से मरीज जो है वो किसकी रिस्क पे होता है, पिन से इन्फेक्शन होने की संभावना होती है, तो वो रिस्क पे होता है ऑस्टियोमाइलाइटिस, है ना। उसकी बोन के अंदर इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन होने की संभावना होती है, ऑस्टियोमाइलाइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है एक डीजनरेटिव डिजीज है जॉइंट की, जनरेटिव डिजीज ऑफ जॉइंट, डीजनरेटिव डिजीज है जॉइंट का ऑस्टियो आर्थराइटिस। ऑस्टियोपोरोसिस जो है, ऑस्टियोपोरोसिस एक मेटाबॉलिक बोन डिसऑर्डर है ना। ये कैसा डिसऑर्डर है, मेटाबॉलिक बोन डिसऑर्डर। ऑस्टियोआर्थराइटिस डीजनरेशन हो जाता है जॉइंट में, ऑस्टियोपोरोसिस बोन का मिनरलाइजेशन, मेटाबॉलिक बोन एरर, मेटाबॉलिक एरर इन बोन या मेटाबॉलिक बोन डिसऑर्डर कहलाता है, बोन डिसऑर्डर कहलाता है ऑस्टियोपोरोसिस। और ऑस्टियोसार्कोमा जो है वो एक एग्रेसिव फॉर्म का बोन कैंसर है ना, एग्रेसिव फॉर्म का ये बोन कैंसर होता है, ऑस्टियोसार्कोमा एक बोन का कैंसर है। तो ऑस्टियो आर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस या ऑस्टियोसार्कोमा खोटे जवाब है, बिल्कुल बी करेक्ट आंसर है। यहाँ पे ऑस्टियोमाइलाइटिस होता है स्केलेटल ट्रैक्शन से, जो मरीज डायबिटिक है उसमें इंफेक्शन की संभावना ज्यादा, ऑस्टियोमाइलाइटिस होने की संभावना ज्यादा, तो बी इज द करेक्ट वन। वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत ही शानदार। नेक्स्ट,
फ्रैक्चर ऑफ द डिस्टल रेडियस इज कॉल्ड, डिस्टल रेडियस के फ्रैक्चर को किस नाम से जाना जाता है? फ्रैक्चर ऑफ डिस्टल रेडियस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्रैक्चर ऑफ डिस्टल रेडियस, यूम फ्रैक्चर, मंटेगिया फ्रैक्चर, गलेजी फ्रैक्चर, कॉलिस फ्रैक्चर, कई बार पूछा हुआ सवाल है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चारों ही नाम अलग अलग तरीके के फ्रैक्चर के यहां पे दिए जाते हैं। आपको पूछा है डिस्टल रेडियस का फ्रैक्चर, विच इज द करेक्ट वन? डिस्टल रेडियस, वेरी गुड। मैक्सिमम टाइम यही पूछा सवाल है और मैक्सिमम पीपल ने बहुत अच्छे से इसको हैंडल किया, बहुत अच्छे से जवाब दिया है। मतलब आप सब लोगों के आंसर इस तरीके से करेक्ट दे के दिल खुश हो जाता है, बहुत ही शानदार, गॉड ब्लेस यू। ये इंडिकेट करता है कि आप एक बेहतरीन भविष्य की तरफ है। ये इंडिकेट करता है कि आप लोग कॉन्फिडेंट हो चुके हैं अपने मटेरियल को लेके। ये इंडिकेट करता है कि इस तरीके के एमसीक्यू आपके अंदर एक कंसेप्ट क्रिएट करता है, एक रैशनल क्रिएट करता है और आप जो है बहुत अच्छे से तैयारी की तरफ बढ़ रहे हैं, एक बहुत अच्छे भविष्य की तरफ बढ़ रहे हैं। और वास्तव में जब आप इस तरह के कंटेंट को पढ़ के ऐसा रेस्पॉन्ड कर सकते हैं तो हर कोई कर सकता है। अगर उन तक ये मटेरियल पहुंचे तो जिम्मेदारी के साथ पहुंचाएं और किसी के भविष्य निर्माण में अपना भागीदारी बने। शेयर जरूर करिएगा, है ना, मॉरल ड्यूटी बनाए, इसको शेयर करें। आप शेयर करेंगे तभी मैक्सिमम लोगों तक पहुंचेगा। जिस तरीके से आप कॉन्फिडेंट हो रहे हैं हर कोई कॉन्फिडेंट होगा। और विश्वास करिएगा कि ये जो एमसीक्यूज है ये डेफिनेटली हमें बहुत अच्छी जगह पे लेके जाने वाला है। ये जो कंसेप्ट है वो कंसेप्ट आपको डेफिनेटली एक बेहतरीन फ्यूचर की तरफ ले जाएंगे। तो मैंने एक बात सीखी है इस कोरोना पीरियड के अंदर कि क्या दूसरा तरीका है जिससे भविष्य निर्माण किया जा सकता है। तो ये एक सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म है जहां से भविष्य निर्माण हो रहा है और हम उस तरफ बढ़ रहे हैं, एक बेहतरीन भविष्य की तरफ बढ़ रहे हैं। तो डिस्टल रेडियस का जो फ्रैक्चर है, आप लोगों ने जिस तरीके से जवाब दिया है कि डी होना चाहिए, तो डेफिनेटली डी करेक्ट आंसर है। इसको कॉलिस फ्रैक्चर के नाम से जाना जाता है। डी इज द करेक्ट वन, कॉलिस फ्रैक्चर। डिस्टल रेडियस के फ्रैक्चर को कॉलिस फ्रैक्चर कहते हैं। अगर प्रोक्सिमल थर्ड ऑफ द अल्ना, है ना, विद डिसलोकेशन ऑफ द हेड ऑफ रेडियस, प्रोक्सिमल थर्ड ऑफ दी अल्ना के साथ में रेडियस की हेड का डिसलोकेशन हो जाए उसको मोंटेगिया फ्रैक्चर कहते हैं। मोंटेगिया फ्रैक्चर क्या होता है? प्रोक्सिमल थर्ड ऑफ दी अल्ना का फ्रैक्चर विद डिस्टल डिसलोकेशन ऑफ दी हेड ऑफ रेडियस। कॉलिस फ्रैक्चर हमने बोला कि डिस्टल रेडियस का जो फ्रैक्चर होता है फोर आर्म का डोर्सल या पोस्टीरियर साइड में, उसको हम बोलते हैं कॉलिस फ्रैक्चर, जिसमें रेडियल डिस्प्लेसमेंट हो जाता है रिस्ट का और हैंड का। और जो फ्रैक्चर कभी कभी जो होता है वो डिनर फोक की तरह या बायोनेट डिफॉर्मिटी की तरह हो जाता है, जिसमें शेप जो होता है वो फोरआर्म का डिस्टर्ब हो जाता है। कॉलिस फ्रैक्चर जो है वो ज्यादातर ऑस्टियोपोरोसिस मरीज के अंदर देखने को मिलता है। एक ऑप्शन यहाँ पे है गलेजी फ्रैक्चर। गलेजी फ्रैक्चर क्या होता है? ये जो फ्रैक्चर होता है वो रेडियस फ्रैक्चर होता है रेडियस का, साथ में डिसलोकेशन हो जाता है डिस्टल रेडियो अल्नर जॉइंट का। तो ये गलेजी फ्रैक्चर कहता है, रेडियस का फ्रैक्चर के साथ में डिस्टल रेडियो अल्नर जॉइंट का डिसलोकेशन हो जाना। और एक है यूम फ्रैक्चर जो ए ऑप्शन में दिया हुआ है। यूम फ्रैक्चर ज्यादातर इंजुरी जो एल्बो की इंजुरी है वहां पे इंजुरी होने की वजह से होता है, जो कि ओलेक्रेनन जो एल्बो का पार्ट है वो उसके साथ में एसोसिएटेड है। और एंटीरियर डिसलोकेशन हो जाता है रेडियल हेड का, स्पेशली चिल्ड्रन के अंदर, बच्चों में देखने को मिलता है यूम फ्रैक्चर। तो यहाँ पे जो डिस्टल रेडियस का फ्रैक्चर है वो डेफिनेटली है कॉलिस फ्रैक्चर। इसको आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने पढ़े। होप सो आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव देना ना भूलें। इसके अलावा एक काम करें, इस चैनल और इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी उठाएं। मॉरल ड्यूटी याद रखिएगा, भगवान कृष्ण भी कह के गए थे सारथी बने स्वार्थी ना बने। तो देखते हैं कितना सारथीपन दिखाते हैं, कितने लोगों की चेहरे की मुस्कान का कारण बनते हैं, कितने लोगों के भविष्य निर्माण में आप अपना भागीदार बनते हैं। देखिएगा, मैं बार बार कहता रहूंगा, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि इस तरीके के कंटेंट को शेयर करने से वास्तव में भविष्य निर्माण होता है। करके देखिएगा, बहुत अच्छा लगता है। मिलते हैं दोबारा एक नए एमसीक्यू सेशन के साथ में, एक नई एनर्जी के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।